हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने नई बुक स्टार्ट करी थी, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें हमारे 3 चैप्टर अपने को पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज और फूरियर सीरीज के बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो मैंने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो मैंने किया था सीक्वेंस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। तो एक बार मैं लास्ट लेक्चर को मैं रिवाइज कर देता हूँ और फिर अपन इसके आज का आगे का मैटर पढ़ते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस की परिभाषा। सीक्वेंस की क्या परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से किसी एक समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या होता है, एक अनुक्रम कहलाता है। प्रत्येक फलन क्या कहलाता है, एक अनुक्रम कहलाता है। इसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, n से किस में डिफाइन होगा, ये x में डिफाइन होगा। और मैंने बताया था कि इसका डोमेन, जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन की यदि अपन बात करें तो डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन में क्या लूंगा, इसमें नेचुरल नंबर का सेट लूंगा। और सीक्वेंस में क्या होते हैं, अनुक्रम में अनंत पद होते हैं। यदि अपन इस अक्ष के स्थान पर, ये जो अक्ष में है, इस अक्ष के स्थान पर अपन क्या ले लें, अक्ष के स्थान पर यदि अक्ष सबसेट ले लें r, या अक्ष इक्वल टू r ले लें, तो इस सीक्वेंस को अपन क्या कह देते हैं, रियल सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका नेचुरल नंबर का सेट होगा। और अक्ष के स्थान पर यदि r ले लेते हैं तो वो अपने पास कौन सी सीक्वेंस हो जाती है, रियल सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया था 1/n, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये अपने पास मैंने आपको बताया था। और ये इस प्रकार से मैंने इसको रिप्रेजेंट करके बताया। फिर मैंने बताया था कि अनुक्रम का निरूपण, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस है, उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, या तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, n बराबर 1 से लेकर n बराबर इन्फिनिटी। या आप क्या कर सकते हो, उनमें आप एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे इस प्रकार से, जैसे पहला एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरा एलिमेंट आ गया, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इस सीक्वेंस को अपन इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके तरीके होते हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का निरूपण होता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल से मैंने आपको सीक्वेंस में ऐसे रिप्रेजेंट करना बताया। और सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में जो पद होते हैं वो अनंत होते हैं, और एक अनुक्रम में एक पद कितनी भी बार आ सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, अनुक्रम में अनंत पद विद्यमान होते हैं, और अनुक्रम का जो प्रांत होता है, डोमेन, वो नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। अनुक्रम का परिसर और परास के बारे में हमने देखा था कि जो विभिन्न पद है, अलग अलग जो पद लेंगे ना अपन, उनको ही अपन क्या कहेंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, जो दो, यदि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे डिफरेंट एलिमेंट से जो अपना सेट बनेगा, उसी सेट को अपन क्या कहेंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो अपन ने अनुक्रम का परिसर बना लिया था, जैसे 1 - 1 - 1 ऐसे आ रहा था, तो 1 और -1 इसका हो जाएगा। फिर अचर अनुक्रम क्या होता है कि एक्शन बराबर सी, जैसे एक पद है वो मान लो 1 1 1 आ रहा है, तो उस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, अचर अनुक्रम कहेंगे। और उसका यदि अचर अनुक्रम का रेंज लिखें तो वो अचर अनुक्रम का जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास सी हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैंने देखा तत्समक सीक्वेंस क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होती है, एक्स एन बराबर एन होता है, वो आपकी क्या होती है, तत्समक अनुक्रम होती है। ये तो हमने कल पढ़ा था, वो का अपना कंप्लीट हो गया। जो अपने पास लेक्चर 1 अपन ने पढ़ा था, लेक्चर 1 की के बारे में हमने देख लिया, पूरा रिवाइज कर लिया एक बार। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो ये तो अपना था लेक्चर 1। लेक्चर 1, अब अपन पढ़ेंगे उसके आगे लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 में सबसे पहला जो अपनी डेफिनेशन आती है, वो आपकी डेफिनेशन आती है समान अनुक्रम, जो इक्वल सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो इक्वल सीक्वेंस के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना रहेगा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2, तो इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, समान अनुक्रम। आप नोट्स साथ साथ में बना लेना, और इन्हीं को ही अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। इक्वल सीक्वेंस, इक्वल सीक्वेंस।
तो इक्वल सीक्वेंस की परिभाषा लिखते हैं, दो अनुक्रम xn तथा yn, दो अनुक्रम xn तथा yn समान अनुक्रम कहलाती है, समान अनुक्रम कहलाती है यदि उनके nवें पद समान हो, यदि उनके nवें पद समान हो, अर्थात xn बराबर yn for n belongs to नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, यदि उनका nवां पद यदि समान होता है तब अपन क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को अपन कहते हैं समान अनुक्रम, इक्वल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास इक्वल सीक्वेंस की डेफिनेशन। ये आपके पास xn है, ठीक है, xn इक्वल टू yn। अब इसके बाद में आता है अनुक्रम की परिबद्धता, जिसमें आपके परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन पूछी जाएगी। अनुक्रम की परिबद्धता, अनुक्रम की परिबद्धता, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम की परिबद्धता, अनुक्रम की परिबद्धता में सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपके पास वो आता है ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, एक होता है नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम, एक होता है ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, और एक होता है परिबद्ध अनुक्रम। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब देखो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, एक अनुक्रम xn ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या अपने पास कैपिटल K विद्यमान हो ताकि उस सीक्वेंस के सारे जो पद है उस K से छोटे आए, उसको तो कहते हैं अपन ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखो ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम तो क्या होता है कि ये अनुक्रम है आपके पास ऊपर की ओर परिबद्ध कब कहलाएगी, ये अनुक्रम आपकी परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाएगी, जब अपने पास एक संख्या ऐसी मिल जाए अपने को कैपिटल K, उससे क्या हो जाएंगे सीक्वेंस के सारे पद क्या हो जाए, छोटे आए, उससे सारे अनुक्रम के पद क्या आए, छोटे आए, तब उस सीक्वेंस को अपन कहते हैं कि ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। अब एक अनुक्रम xn है वो नीचे से परिबद्ध की ओर कब कहलाती है, जब अपने पास एक स्मॉल के अपने पास ऐसी संख्या हो जाए उससे सीक्वेंस के सारे पद क्या आए, छोटे आए, या सीक्वेंस के सारे पद उससे क्या आ जाए, बड़े आ जाए। कैपिटल K से तो सारे अनुक्रम के पद क्या आने चाहिए, छोटे आने चाहिए, और स्मॉल K से सारे पद क्या आने चाहिए, बड़े आने चाहिए। अनुक्रम के सारे पद कैपिटल K से तो छोटे आने चाहिए, यदि कैपिटल K से छोटे आते हैं तब तो उसको कहते हैं ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, और स्मॉल K से यदि सारे पद बड़े आते हैं अनुक्रम के तब उसको कहते हैं नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। इसको तो कहेंगे ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम और इसको कहेंगे नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। अब इन दोनों की डेफिनेशन मिलाकर बनाए तो अनुक्रम xn है वो आपकी परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाती है, परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाएगी, जब अपने पास इस सीक्वेंस के जो पद है, इस सीक्वेंस के पद है वो अपने पास स्मॉल K से तो छोटे बड़े और कैपिटल K से क्या आ जाए, छोटे आ जाए। ये अपने पास क्या होता है, परिबद्ध की कंडीशन आती है। ये अपने पास जो कंडीशन आती है वो क्या होती है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है। एक अनुक्रम xn है वो परिबद्ध कब कहलाएगी, यदि इस सीक्वेंस के सारे पद क्या आए, स्मॉल K से तो क्या आ जाए, बड़े,
और इस कैपिटल के से क्या आ जाए, छोटे आ जाए, तब इस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब देखो ये जो परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी डेफिनेशन को तोड़ के दो बार बनाया गया है, तोड़कर दो पार्ट में बनाया गया है, एक तो नीचे की ओर परिबद्ध, एक ऊपर की ओर परिबद्ध। यदि अपन इन दोनों की डेफिनेशन लेते हैं ना, यदि अपन ये डेफिनेशन लेते हैं, यदि ये डेफिनेशन अपन लेते हैं तो इस डेफिनेशन को तो अपन क्या कहते हैं बताओ, इस डेफिनेशन को तो अपन कहते हैं नीचे की ओर परिबद्ध, ठीक है। और यदि अपन इन डेफिनेशन को मिलाते हैं, यदि इस डेफिनेशन को मिलाते हैं, तब इसको ये बन जाएगी अपने पास ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है। तो दो, एक डेफिनेशन में क्या कर दिया, दोनों पार्ट को मिला दिया। फिर परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन तो क्या बना दी इन्होंने कि अनुक्रम के पद जो है आपके पास स्मॉल के से तो क्या आ जाए, बड़े आ जाए, और कैपिटल के से क्या आ जाए, छोटे आ जाए, तब उस सीक्वेंस को कहते हैं अपन परिबद्ध अनुक्रम। यदि स्मॉल के से क्या आ जाए, स्मॉल के से बड़े आ जाए ना, तब तो अपन उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, यदि स्मॉल के से उस अनुक्रम के पद बड़े आ जाए, तब वो नीचे की ओर परिबद्ध होती है। और यदि कैपिटल के से क्या आ जाए, सारे छोटे आ जाए, तब उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ये तीन डेफिनेशन में लिखवाने वाला हूं अब, तो मैंने आपको समझा दिया। तो आपकी जो डेफिनेशन है इसमें एग्जाम में पूछी गई है, वो डेफिनेशन पूछी जाती है परिबद्ध अनुक्रम की। तो परिबद्ध अनुक्रम की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है एग्जाम में, और आपको याद भी करनी है। तो देखो सबसे पहले एक अनुक्रम, एक अनुक्रम एक्शन ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम, अनुक्रम कहलाती है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या, यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल के विद्यमान हो, ताकि कैपिटल के विद्यमान हो, ताकि ताकि उस अनुक्रम के सारे पद क्या हो, कैपिटल के से छोटे हो, फॉर एन बिलोंग्स टू, यदि उसके अनुक्रम के सारे पद क्या हो, उस कैपिटल के से छोटे होते हैं ना, तब वो सीक्वेंस क्या होती है, ऊपर की ओर परिबद्ध होती है। और इस स्मॉल के को ही अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबंध कहते हैं, ठीक है। तथा संख्या के है वो अनुक्रम का क्या कहलाता है, ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, ठीक है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबद्ध कहते हैं, ऊपरी परिबंध बनाते हैं अपन, ठीक है, ऊपरी परिबंध बनाते हैं। फिर इसके बाद में जो बी डेफिनेशन बनाते हैं अपन, नीचे की ओर परिबद्ध, नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपने को एक स्मॉल के ऐसी संख्या मिल जाएगी जिससे क्या हो जाएगा, अनुक्रम के सारे पद छो अनुक्रम के सारे पद क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उसको ही अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। देखो एक अनुक्रम अक्सर नीचे की ओर, नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या
स्मॉल के, ऐसे लिखते हैं ना, स्मॉल के विद्यमान हो ताकि ये हो जाएगा अपने पास, स्मॉल के से बड़े हो जाएंगे अनुक्रम के सारे पद, फॉर एन बिलोंग्स टू एन। इससे तो क्या, कैपिटल के से तो क्या हो जाएंगे, सारे पद छोटे हो जाएंगे, और स्मॉल के से सारे पद क्या हो जाएंगे, अनुक्रम के बड़े हो जाएंगे। उसको अपन कहेंगे नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। फिर इसके बाद में आती है परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा। ये डेफिनेशन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछी जाती है आपको, बाउंडेड सीक्वेंस। ये पूछी जाती है बाउंडेड सीक्वेंस की परिभाषा। तो क्या होती है देखो, अभी जो लिखवा रहा हूँ वो आपको याद करनी है, और कई डेफिनेशंस और भी होती हैं इसकी। तो मैं आपको एक ही डेफिनेशन लिखाता हूँ, ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि अपन बाउंडेड सीक्वेंस को अपन कई तरीकों से देख सकते हैं। वो मैं अभी पहले लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अनुक्रम अक्सैन परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है। कहलाती है यदि दो वास्तविक संख्याएं, यदि दो वास्तविक संख्याएं एक तो स्मॉल के और एक कैपिटल के विद्यमान हो, ताकि एक से तो अनुक्रम के सारे पद क्या हो, बड़े हो, और एक से सारे पद अनुक्रम के क्या हो, छोटे हो, उसको ही अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस की ये कंडीशन होती है आपके पास। देख लो, दोनों को मिलाकर बना दिया ना, एक तो नीचे की ओर परिबद्ध होनी चाहिए और एक ऊपर की ओर परिबद्ध होने चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। यदि इनमें से अपने को एक भी स्मॉल के या कैपिटल के में से एक नहीं मिलता है, तब उस सीक्वेंस को हमेशा क्या कहेंगे, अपरिबद्ध अनुक्रम कहेंगे। अपने को स्मॉल के और कैपिटल के दोनों मिलते हैं, तभी उस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ऊपरी की और परिबद्ध सीक्वेंस में, तो क्या देखा कि स्मॉल कैपिटल के ऐसा एक एलिमेंट मिल जाएगा, उससे अनुक्रम के सारे पद क्या हो, छोटे हो। तो इस डेफिनेशन को देखो, यदि अपन इसकी बात करें, यदि इसकी बात करें, तो ये तो डेफिनेशन किसकी है, ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। और यदि इस डेफिनेशन की बात करें, तो ये किसकी डेफिनेशन है, नीचे की ओर परिबद्ध। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर परिबद्ध भी होना चाहिए और नीचे की ओर परिबद्ध भी होना चाहिए। दोनों यदि हो, तभी वो सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत बार पूछी हुई भी डेफिनेशन है। ठीक है, तो परिबद्ध अनुक्रम कौन सी होती है, अनुक्रम अक्सैन है वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि दो वास्तविक संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो, ताकि स्मॉल के से तो अनुक्रम के सारे पद बड़े हो और कैपिटल के से अनुक्रम के सारे पद क्या हो, छोटे हो। उसको अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। अभी एग्जांपल्स में बहुत सारे करवाने वाला हूँ, उससे आपको परिबद्ध अनुक्रम का पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने और भी डेफिनेशन लिखाई थी, लेकिन वो डेफिनेशन आपके नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आनी है। तो एक डेफिनेशन और भी होती है, अनुक्रम अक्सैन है वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि और केवल यदि एक वास्तविक संख्या m कैपिटल इज ग्रेट m है वो ग्रेटर देन जीरो, सच दैट अक्सैन का जो संख्यात्मक मान है ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू m होना चाहिए। ये भी डेफिनेशन होती है। एक और ही होती है कि परिबद्ध अनुक्रम कब कहलाता है, यदि उसका रेंज सेट है, जो आपका परिसर होता है ना, वो यदि आपका परिबद्ध और हो जाए ना, तब उसको अपन क्या कहते हैं, यदि उसका रेंज सेट है वो परिबद्ध हो जाए, तब उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, ताकि आपको आपके एग्जाम्पल में ये काम आ जाए। एक अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है।
यदि अनुक्रम का परिसर कैसा हो, परिपथ हो, मतलब उसका रेंज सेट निकाल लो, और रेंज सेट निकालने के बाद में यदि उसका रेंज सेट कैसा आ जाए, परिपथ आ जाए। परिपथ का मतलब उसमें फाइनाइट एलिमेंट आए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेंज सेट को परिपथ बता देंगे। ठीक है, जैसे यदि इनके एग्जांपल्स की बात करें अपन, एक अनुक्रम लेता हूं मैं आपके पास, ये अनुक्रम है अपने पास, ये अनुक्रम है। ठीक है, तो यदि मैं इस सीक्वेंस को ओपन करता हूं, n का मान 1 रखता हूं, 1 रखा, फिर 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, फिर 5 रखूंगा, ऐसे रखूंगा 6, ऐसे ऐसे मैं इनकी वैल्यू रखते जाऊंगा। ठीक है, अब देखो इस अनुक्रम को अपन को परिबद्ध बताना है कि भाई परिबद्ध अनुक्रम कब होगा। तो अपने को यदि एक अपने को ऐसा नंबर मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हो, छोटे हो, एक अपने के पास ऐसा मिल जाए अनुक्रम का ऐसा पद मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद बड़ा हो। तो देखो जब भी आपने को, देखो यहाँ देखो, ऐसे देखते हैं कि जैसे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, इसका मान कितना आ गया, 0.5। अब ऐसे वैसे मान देखोगे ना, तो सबसे बड़ा मान कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 1। तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, कैपिटल के की वैल्यू, ये तो बन जाएगा अपने पास कैपिटल के की वैल्यू बन जाएगा कि 1 से तो अनुक्रम के सारे पद क्या है, छोटे हैं। ठीक है, ये और आगे भी बताऊंगा। देखो अभी चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है इसके बारे में, परिबद्ध अनुक्रम के बारे में। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे ना, और अपने को नॉलेज हो जाएगा। अभी आपको जितना समझ में आता है ना, उतना आप कर लो इसमें। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि भी आप सोचोगे सर हमें तो आपने एग्जाम्पल बताया हमें समझ ही नहीं आया। तो जरूरी नहीं कि पहली बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपको मैं जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगा ना, तब आपको उच्चक और निम्नक के बारे में बताऊंगा। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा उच्चक और निम्नक, सुप्रीमम और इन्फीमम, उनके बारे में बताऊंगा ना, तब आपको और भी अच्छी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल में कराऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर एक साथ हो जाएगी। तो अभी आपको जितना समझ में आता है उतना आप कर लो। देखो हमने देखा कि भाई यहाँ पे A1 है, 1 से सारे अनुक्रम के जो मान है वो सारे छोटे हैं, तो ये तो कैपिटल के की वैल्यू हो गई। अब आप कहोगे सर एक ऐसी वैल्यू भी देखनी होती है, भाई सीक्वेंस में ये तो होता है कि एक अपने को स्मॉल के देखना होता है और एक कैपिटल के देखना होता है। अपने को कैपिटल के तो मिल गया, लेकिन एक स्मॉल के क्या है जो अपने पास अनुक्रम के सारे पद इससे बढ़ाओ। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो जब भी स्मॉल के या कैपिटल के निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब सीक्वेंस में लेते हैं अपन, तो यहाँ से अपन जब इसमें अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे ना, तो 1/n, और 1 लेते हैं, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और ये क्या होता है, 0 अनुक्रम का पद नहीं होता है। 0 जो होता है वो अनुक्रम का पद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये 0 कब कैसे आया है, ये 0 तो लिमिट लेने से आया है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या तब आया है ना, तो ये 0 है वो सीक्वेंस में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 0 है वो आपका इस सीक्वेंस में कभी नहीं आएगा। तो अपन यदि बात करें तो इसका स्मॉल के की वैल्यू की बात करें, तो स्मॉल के तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल के तो हो जाएगा अपने पास 0। तो देखो 0 से तो सारे अनुक्रम के पद बड़े हैं क्या, नहीं है, बताओ। 0 से तो सारे अनुक्रम के पद बड़े हैं, और 1 से सारे अनुक्रम के पद क्या है, छोटे हैं। ठीक है, 0 से तो अनुक्रम के सारे पद कैसे हैं, बड़े हैं, और 1 से आपके अनुक्रम के सारे पद कैसे हैं, आपके छोटे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। आगे कॉन्सेप्ट आएगा निम्नक और उच्चक, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अपन ये देखें कि भाई इस सीक्वेंस के बारे में देखें, तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या हो जाएगी कि 0 से तो इस अनुक्रम के सारे पद कैसे हैं, बड़े हैं, और 1 से अपने पास इस सीक्वेंस के पद कैसे हैं, छोटे हैं। इक्वल भी लगा सकते हो और नॉट इक्वल टू, इक्वल रहने दो आप, इक्वल, इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी, 0 और इसमें आप 1 लगा दो। ठीक है, तो हमने देखा अनुक्रम का, ये तो स्मॉल के की वैल्यू हो गई, और ये अपने पास कैपिटल की हो गया, तो ये अपने पास हो गया। ठीक है, इक्वल लगाओ तो इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, भाई अनुक्रम में ये पद नहीं होता है, बस ये है कि अपने पास इस अपने को स्मॉल के और कैपिटल के मिल रहा है, तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो ये अनुक्रम कैसी हो जाएगी अपने पास, परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगी।
ठीक है। ये अपने पास स्मॉल के की वैल्यू हो गई और ये अपने पास क्या हो गई, कैपिटल के की वैल्यू हो गई। तो स्मॉल के और कैपिटल के अपने को मिल गया, तो अपने पास क्या हो गई, अपने पास सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपको पहली बार में नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास आगे एक टॉपिक आएगा उच्चक और निम्नक के बारे में, तो उसके बारे में बताऊंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, निम्नक हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, उच्चक होगा। तो अभी बताऊंगा मैं आगे सारी चीजें, ऊपरी परिबंध भी बताऊंगा और निम्न परिबंध भी बताऊंगा। जैसे एक सीक्वेंस और लेता हूं मैं आपके पास, अक्सैन इक्वल टू -1 की पावर n, -1 की पावर, ये सीक्वेंस ले रहा हूं। तो इस सीक्वेंस में अपन बात करें तो देखो n की जगह 1 रखो, -1 +1 -1 और +1, ऐसे अपने पास बता रहे हैं। तो यदि अपन इसका रेंज सेट निकालें, या तो रेंज सेट से देख सकते हो, या ये देख सकते हो कि अपने पास अक्सैन है ना, अक्सैन का मान है वो -1 से तो सारे पद बड़े आ रहे हैं और +1 से ये सारे पद क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। तो स्मॉल के और कैपिटल के अपने पास मिल गया। तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या हो गई, अनुक्रम अक्सैन क्या हो जाएगा अपने पास, परिपथ अनुक्रम। ठीक है। और अपन रेंज सेट से भी देख सकते हैं, इसका रेंज सेट बना लो। दूसरे तरीके से देख सकते हो कि इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा, बताओ। रेंज सेट क्या हो जाएगा, -1 और +1। तो ये अनुक्रम कैसी हो जाएगी अपने पास, परिबद्ध हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जीरो, आप जीरो इसमें कभी आएगा नहीं, इसलिए इक्वल हटा सकते हो, हटाना चाहो तो, क्योंकि इक्वल नहीं लगेगा इसमें, ये ऐसी वाली कंडीशन भी होल्ड हो जाएगी। ठीक है। इक्वल भी आ सकता है, लेस देन एंड इक्वल टू भी आ सकता है। ले भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इक्वल ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसमें ये होता है कि जीरो से अनुक्रम के सारे पद बड़े हो या उसके इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। इस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। अब अपरिबद्ध अनुक्रम किसको कहेंगे, यदि अनुक्रम अक्ष है ना वो अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, यदि ऐसी अपने पास स्मॉल के और कैपिटल के ना मिले हो। भाई जो सीक्वेंस आपके ना तो ऊपर से परिबद्ध हो और ना ही नीचे से परिबद्ध हो, उसको अपन क्या कहते हैं, अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। या ऐसी दो वास्तविक संख्या अपने को पास ना मिले, या ऐसी दो वास्तविक संख्या विद्यमान ना हो, ताकि इससे अनुक्रम के पद बड़े हो और इससे पद अनुक्रम के पद छोटे हो। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपरिबद्ध अनुक्रम। तो अपरिबद्ध अनुक्रम, जो अनुक्रम न तो ऊपर की ओर परिबद्ध हो और ना ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, परिबद्ध हो और ना ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, वह अनुक्रम अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाती है। ठीक है। तो उस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। ठीक है।
तो इसके लिए अपन एग्जांपल देख सकते हो, -n⁻n। ये सीक्वेंस ना तो ऊपर की ओर परिबद्ध होती है और ना ही नीचे की ओर परिबद्ध होती है। इसमें जो टर्म्स आते हैं आपके पास, कैसे टर्म्स आते हैं, यदि इन टर्म्स की बात करें तो आपके ये टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, कैसे आ जाएंगे देखो, जब n का मान मैं 1 रखता हूँ, n का मान कितना रखता हूँ 1 रखता हूँ, तो -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, -1, है ना। -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर -1 की पावर मैं 2 करूंगा तब, इस प्रकार से टर्म्स आ जाएंगे इसमें। पहले मैं एक एक रखता हूँ दोनों में, है ना, एक रखूंगा तो एक आ जाएगा, एक -1 आएगा, फिर +1 आएगा। फिर मैं जब दोनों में 2 रखूंगा तो -2 की पावर 1 रखूँ तो -2 की पावर 1 2 आ जाएगा, और -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे टर्म्स इसमें आएंगे। तो ये सीक्वेंस है वो आपके पास न तो ऊपर से परिबद्ध है, मतलब ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिससे अनुक्रम के सारे पद बड़े हो, और ऐसी कोई वैल्यू है कि जिससे अनुक्रम के सारे पद छोटे हो। तो ये अनुक्रम आपके पास न तो ऊपर से परिबद्ध है और न ही नीचे की ओर परिबद्ध है। ना ही ऊपर की ओर परिबद्ध है। अब इस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, अपरिबद्ध अनुक्रम। अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है बात अनुक्रम का उच्चक। अनुक्रम का उच्चक, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का उच्चक। तो देखो, परिबद्ध अनुक्रम में, परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का, परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। अभी देखो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अनुक्रम का उच्चक कहलाता है कि जो अपने पास बाउंडेड सीक्वेंस है उसमें जितने भी ऊपरी परिबंध है, उतने ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम वैल्यू होती है, उन न्यूनतम वैल्यू को ही अपन क्या कहते हैं, उच्चक कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन सुप्रीमम भी कहते हैं और लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। सुप्रीमम भी कहते हैं और लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। इसे सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड को शॉर्ट में कहते हैं LUB, LUB कहते हैं। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इसको सुप्रीमम भी कहते हैं और इसको लिस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, अब एक मैं और डेफिनेशन निम्नक की ओर लिखा देता हूं, फिर मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल से सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। अनुक्रम का निम्नक क्या होता है, इनफिमम, इनफिमम ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का निम्नक। तो परिबद्ध अनुक्रम में, परिबद्ध अनुक्रम में
निम्न परिबंधों का उच्चतम मान या महत्तम मान बोल सकते हो, महत्तम मान कोई उच्चतम मान, अनुक्रम का निम्नक कहलाता है। इससे इनफिमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और शॉर्ट में कहते हैं GLB, GLB कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, यदि अपन नोट लगा के लिखें, तो नोट लगा के यदि लिखें, तो यदि निम्नक के बारे में लिखे तो निम्नक तो क्या होता है, इनफिमम ऑफ एक्सन, इनफिमम ऑफ एक्सन। और यदि अपन उच्चक की बात करें तो उच्चक क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, इनको शॉर्ट में भी कहते हैं, ध्यान रखना इसमें शॉर्ट में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनको शॉर्ट में भी है ना ऐसे लिखते हैं, इनफिमम ऑफ एक्सन, निम्नक को, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ एक्सन। ठीक है, तो ये अपने पास निम्नक और उच्चक होते हैं। अब मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो एक सीक्वेंस लेता हूँ, ये वाली सीक्वेंस ले ली मैंने, 2 + -1 की पावर n, ये वाली सीक्वेंस ले ली मैंने। अब इस सीक्वेंस को ओपन करो थोड़ा पहले कि भाई उसमें वैल्यू रख के, मैंने 1 रखा मान लो, तो 1 रखा तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 - 1 1 मिलेगा, और 2 रखूंगा तो 3 मिलेगा, फिर 1 वापस, फिर 3, 1 और 3, ये मिलेगा अपने पास। ठीक है, अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 से सारे पद बड़े हैं तो 1 तो इसमें निम्नक हो जाएगा और 3 इसमें उच्चक हो जाएगा। लेकिन इस चीज को देखते हैं, देखो एक बनाता हूं, जैसे 1 है, अब इस सीक्वेंस के यदि अपन सारे टर्म्स देखें तो सबसे बड़ा टर्म्स क्या होता है, 3 है, तो इस सीक्वेंस से सारे पद है वो 3 से क्या है, छोटे हैं, तो जो 3 से छोटे हैं वो 4 से भी छोटे होंगे, 5 से भी छोटे होंगे, 6 से भी छोटे होंगे, ये आपके जितने भी एलिमेंट है उससे सारे छोटे होंगे। अब यदि बात करूं कि ये वाला पद है ना, ये क्या है, 1 से अनुक्रम के सारे पद कैसे हैं, बड़े, 1 से बड़े हैं तो 0 से भी बड़े हैं, और 0 से बड़े हैं तो -1 से भी बड़े हैं, और -1 से बड़े हैं इस अनुक्रम के सारे पद तो -2 से भी बड़े है ना। ये इस प्रकार से देखो, अब ये अनुक्रम के सारे पद किससे छोटे हैं, 3 से छोटे हैं, तो जो पद 3 से छोटा होगा वो 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। यदि अनुक्रम का मान है वो -1 से बड़ा है तो वो 0 से भी बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा। तो इसको तो अपन क्या कहते हैं, इस पूरे को तो अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबंध, इसको तो अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध, और इस वाले को अपन क्या कहते हैं, निम्न परिबंध। अब मैंने जो उच्चक की परिभाषा बनाई है ना, वो क्या परिभाषा बनाई है, ये सीक्वेंस पता है आपको 1 और 3 के बीच में, तो ये सीक्वेंस तो बाउंडेड सीक्वेंस है। अब परिबद्ध अनुक्रम में यदि अपन बात करें कि ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो तो क्या कहलाती है, ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो तो क्या कहलाती है, उच्चक, और निम्न परिबंधों में जो उच्चतम वैल्यू होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम वैल्यू होती है, ऊपर पढ़ो देखो, उच्चक की परिभाषा पढ़ो, उच्चक की क्या परिभाषा कहती है, उच्चक की क्या परिभाषा कहती है, उच्चक की परिभाषा क्या कहती है, परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान होता है वो उच्चक कहलाता है,
और निम्न परिबंधों में जो उच्चतम वैल्यू होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उच्चक कहते हैं। तो बताओ ऊपरी परिबंधों में न्यूनतम वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो ध्यान से सुनना, देखो वापस, ऊपरी परिबंधों में जो न्यूनतम मान है उसको उच्चक कहते हैं, निम्न परिबंधों में उच्चतम वैल्यू जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, निम्न कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें यदि अपन बात करें निम्नक की, तो निम्नक क्या हो जाएगा अपने पास 1, और उच्चक की बात करें तो उच्चक क्या हो जाएगा अपने पास 3। तो ये हो जाएगा अपने पास निम्नक और उच्चक। ठीक है, इसको ही अपन निम्नक और उच्चक कहते हैं। ऐसे ही आप सारी सीक्वेंस में आप बता सकते हो उच्चक और निम्नक के बारे में। अब देखो इसके बाद में आता है टॉपिक आपका पास एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। अब देखो 4 डेफिनेशन होती है आपकी, एकदिष्ट वर्तमान और एकदिष्ट वर्तमान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इनमें से भी डेफिनेशन एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देखो मैं एक साथ ही बता देता हूं। एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम तो कौन सी होती है, इस प्रकार से आने वाला जो टर्म्स है अगला टर्म्स वो क्या हो, लास्ट वाले टर्म से क्या हो, बड़ा हो, इक्वल भी हो सकता है। इस वाली सीक्वेंस को तो कहते हैं एकदिष्ट वर्तमान। और एक होती है निरंतर एकदिष्ट वर्तमान। तो निरंतर वाले में क्या होता है कि ले इक्वल वाला साइन है ना वो हट जाता है। तो इस सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। मतलब बड़ा ही हो, आने वाला टर्म्स है वो अगले वाले टर्म के इक्वल नहीं आई, बड़ा ही आई हमेशा, उसको कहते हैं निरंतर एकदिष्ट, मतलब निरंतर बढ़ता जाता है ना उसको कहते हैं निरंतर एकदिष्ट वर्तमान। और एक होता है एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। तो ह्रासमान अनुक्रम में क्या होता है कि x1 है वो बड़ा हो, इक्वल भी लगे, और x3 इससे बड़ा, ऐसे ही इसको अपन क्या कहते हैं एकदिष्ट ह्रासमान। और निरंतर की बात करेंगे तो निरंतर वाले में वही क्या करेंगे, इक्वल वाले साइन को हटा देंगे। ये 4 डेफिनेशन आपकी बनती है और ये 4 डेफिनेशन में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इनमें से देखो आपको ध्यान रखना है कि निरंतर जहाँ पे नाम आए ना तो उसमें क्या करते हैं, इक्वल वाला साइन ही लगता है। ये चारों ही डेफिनेशन आपके ज्यादातर निरंतर की पूछी जाती है और एकदिष्ट वर्तमान की पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना आप। और इसमें ज्यादा समझने वाला तो आपने पढ़ाई होगा 12th क्लास में। तो अब मेरे को 4 डेफिनेशन लिखानी है, 4 डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, फिर कल अपन पढ़ेंगे सीमा बिंदु के बारे में। और इसमें देखो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स में आपके आएंगे जिसमें आपको एकदिष्ट वर्तमान सिद्ध करना है, एकदिष्ट ह्रासमान भी सिद्ध करना होता है। तो उसको भी अपन सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको एग्जांपल्स में। अभी अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। अब मैं जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखवा के आपको मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। कहलाता है यदि एक्स एन क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स एन प्लस वन से छोटा हो जाए, ऐसे होगा ना, एन की जगह एक रखोगे तो एक्स वन छोटा हो जाएगा एक्स टू से, एक्स टू छोटा हो जाएगा एक्स थ्री से, फोर एन बिलोंग्स टू एन। आपको ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आनी है, एक्स एन छोटा हो जाएगा एक्स एन प्लस वन से। अर्थात इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने पास किसकी डेफिनेशन, एकदिष्ट वर्तमान की। एक होता है निरंतर एकदिष्ट वर्तमान। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
इसमें आपका इक्वल वाला साइन हट जाता है, बस इतना सही अंतर है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका। ये सीक्वेंस यदि अपन इसको ओपन करें तो 1 रखें तो 1/2, 2 रखें तो 2/3, ये 3/4, ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी। और इस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, निरंतर एकदिष्ट एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एकदिष्ट ह्रासमान की लिखा देता हूँ और फिर मैं एक बार आपको निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान की लिखा देता हूँ। लिख लो, देखो कहलाती है यदि अर्थात ठीक है, इस प्रकार की सीक्वेंस हो जाएगी। फिर आगे वाली डेफिनेशन आती है निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। कहलाती है यदि, अब तो कोई इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन ज्यादातर वर्तमान की पूछी जाती है, पर कोई सी भी पूछे तो अपने क्या है, अपने को लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, इस सीक्वेंस को अपन क्या कहेंगे, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। देखो कभी कभार क्या होता है कि मेरे बोलने में कुछ हो जाता है और लिखने में कुछ हो जाता है, इसलिए आपको कहीं भी गलती मिलती है ना, तो उस गलती को कमेंट में आप मेंशन किया करो,
ताकि मुझे भी पता चले कि भाई गलती कहाँ हुई है। ठीक है ना भाई, अपन कम से कम उसमें कमेंट करके अपन दूसरों को तो गलती करने से बचा सकते हैं। भाई आप बताओगे नहीं कि कहीं गलती कहाँ हुई है, आप ये सोचोगे आप अपने आप ही सही कर लोगे अपना, तो फिर दूसरे कैसे जान पाएंगे। तो दूसरों को भी अपन बताएं कि भाई गलती कहाँ हुई है, तो फिर उनको भी पता चले ताकि वो भी गलती ना करे। ठीक है ना। तो आप बताया करो कहाँ गलती होती है, कहीं गलती होती है, हो जाती है, ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे भी गलती हुई है, मेरे से भी लिखने में गलती होती है, कई बार मैं बोलता कुछ हूँ लिख देता कुछ हूँ। तो आप बता दिया करो, कहीं वॉइस की प्रॉब्लम आई तो वॉइस की भी बताया करो, बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मैं वीडियो को मैं फिर वापस देखता नहीं हूँ। तो मुझे कमेंट से ही पता चले तो फिर ज़्यादा अच्छा लगे कि भी बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप बताया करो गलतियों को, और साथ साथ में नोट्स बना लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आगे वाला लेक्चर अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।